नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा टीवी शो। जनहित मतलब आपका, समाज का, पूरे राष्ट्र का शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में आपके लिए क्या क्या है खास। जनहित में सबसे पहले बात होगी महाराष्ट्र चुनाव की, जहां महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा अभी फंसा हुआ था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सीएम की कुर्सी पर दावा कर माहौल को गर्मा दिया है। बात डी कंपनी से रिश्तों को लेकर विवादों में घिरे नवाब के दबाव की भी करेंगे, जिनकी वजह से महायुति यानी एनडीए में सीटों का फैसला फाइनल नहीं हो पा रहा है। बिहार में बाहुबली परिवार की आरजेडी में वापसी हो गई है। क्या मुस्लिम वोटों की वजह से बिहार की सियासत में बेचैनी दिखाई दे रही है? आज इसको भी करने वाले हैं डिकोड। अमेरिका में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ट्रंप को घेरने के लिए महिला ब्रिगेड एक्टिव हो गई हैं। यह खबर भी होगी। और दृश्यम फिल्म की कहानी याद है आपको? रियल लाइफ की स्टोरी कानपुर से रियल लाइफ में बदलकर सामने आई है। पूरी कहानी थोड़ी देर में रखेंगे आपके सामने। तो आखिर तक जुड़े रहिए जनहित के साथ और चलिए शुरू करते हैं जनहित की पहली आज की सबसे बड़ी खबर। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे का पेच दोनों तरफ से फंसा हुआ है। महाविकास अघाड़ी में साफ नहीं है कि कौन बड़ा भाई होगा और कौन छोटा, लेकिन ठाकरे की शिवसेना ने आज सीएम की रेस में उद्धव की एंट्री करवा दी है। पूछ भी लिया, उद्धव नहीं तो फिर कौन? धनुष तीर चलाकर उद्धव महाराष्ट्र की सत्ता में ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाए थे, लेकिन इस बार मशाल जलाकर वर्षा बंगले में लौटने की तैयारी में है। सीट बंटवारे की फंसी तस्वीर के बीच एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में संजय राउत ने सीएम पद के लिए उद्धव के नाम का पासा फेंक दिया है। कुछ भी हो, मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे ही होंगे। मैं ये जरूर कहूंगा कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। उद्धव के लिए बैटिंग करने के साथ संजय राउत ने सहयोगियों को चैलेंज भी दिया कि इससे बेहतर नाम मिल जाए तो सुझाएं। इस दावे के मायने इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि संजय राउत को शिवसेना का आंख और कान माना जाता है। कह सकते हैं कि बोल भले ही संजय रहे हैं, लेकिन शब्द उद्धव के हैं। हम अपोजिशन में नहीं बैठेंगे। अच्छा, ये लोग बैठने वाले हैं अपोजिशन में, हम सत्ता में बैठने वाले। शिवसेना उद्धव गुट ने सत्ता के सपने संजो लिए हैं, लेकिन परिस्थितियां विपरीत हैं। पिछली बार जब उद्धव एनडीए छोड़कर एमवीए में आए थे तो सीटों के मामले में वो कांग्रेस एनसीपी से आगे थे। नंबर गेम उनके पाले में था। इस बार उद्धव ठाकरे आधी शिवसेना के साथ मैदान में हैं और सहयोगियों के साथ बराबर की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजों में अगर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी आगे निकल जाती है तो उद्धव ठाकरे की दावेदारी कमजोर पड़ सकती है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट देखकर अगर आपको बताएं तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो स्ट्राइक रेट था वो कांग्रेस और एनसीपी के स्ट्राइक रेट से काफी कम था। शिवसेना में टूट का सहानुभूति फैक्टर लोकसभा चुनाव में बहुत काम नहीं आया। दावे भले ही बड़े हैं, लेकिन उद्धव की चुनौती उससे बड़ी है। हाथों से एनडीए के खिलाफ मशाल जलाए रखनी है और सहयोगियों से आगे भी दौड़ना है। अब कहानी यह है कि उद्धव सीएम रह चुके हैं और इसी सीएम के सवाल पर उन्होंने 2019 के चुनाव के ठीक बाद बीजेपी से सालों पुराना रिश्ता तोड़ लिया था। कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से उद्धव ठाकरे पहली बार मुख्यमंत्री बने और तब से ही वो उन्हीं लोगों के साथ हैं। लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर अघाड़ी में कंफ्यूजन क्यों है, इसे समझने के लिए पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। कुल 48 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा 13 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थीं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9 सीटें और शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एनडीए की बात करें तो बीजेपी ने 9 सीटें। ये 2024 के लोकसभा के आंकड़े आपके सामने हैं। बीजेपी को 9, शिंदे की शिवसेना ने 7 और अजित पवार की एनसीपी ने 1 सीट जीती, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। कहने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई और इस जीत के आधार पर कांग्रेस प्रदेश में न सिर्फ विधानसभा की सबसे ज्यादा सीट चाहती है, बल्कि सीएम की कुर्सी का सपना भी वो लगातार पाले हुए है। जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी कई बार ये बोल चुकी है कि सीएम की कुर्सी पर स्वाभाविक दावा उनका ही बनता है। एक तरीके से देखें तो बात भी सही है, क्योंकि गठबंधन के तीनों दलों में सीएम के लायक चर्चित और राज्यव्यापी चेहरा सिर्फ उद्धव ठाकरे का ही दिखता है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो कांग्रेस में सबसे बड़ा नाम पृथ्वीराज चव्हाण का है, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नाना पटोले अभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस हैसियत से उनकी भी दावेदारी मानी जा रही है। कांग्रेस में एक तीसरा नाम बाला साहब थोराट का भी है, जो मौजूदा वक्त में विधायक दल के नेता हैं, 9 बार के विधायक हैं, यानी कि काफी ज्यादा सीनियर हैं। सीएम के ये तीन दावेदार में कांग्रेस भले ही
आगे दिखाई दे रही हो, लेकिन मौजूदा गठबंधन की राजनीति और प्रदेश के सियासी स्वरूप में इनमें से एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जिसके दम पर वोट बटोरा जा सके। वैसे अभी पिछले महीने ही बालासाहेब थोराट से जब सीएम को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में जवाब दिया। थोराट ने कहा था, हर पार्टी का नेता और कार्यकर्ता चाहता है कि उनकी सत्ता आए और मुख्यमंत्री बने। हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस और एमवीए की सरकार बने। मुझे 100% भरोसा है कि राज्य का अगला सीएम एमवीए और कांग्रेस से होगा। मतलब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से कांग्रेस स्वाभाविक तौर पर खुद को सीएम का दावेदार महाअघाड़ी में मानकर चल रही है। वैसे भी पिछले कुछ सालों की प्रदेश की राजनीति को देखें तो उद्धव की शिवसेना टूटी, शरद पवार की एनसीपी भी टूटी, लेकिन कांग्रेस के इक्के दुक्के विधायकों को छोड़कर पूरा का पूरा विधायक दल एकजुट रहा। सीएम की कुर्सी पर नजर शरद पवार की पार्टी की भी है। हालांकि पार्टी के पास सबसे बड़े चेहरे के तौर पर शरद पवार खुद हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बेटी को अपनी सियासी विरासत सौंपी है, उसे ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि उनके मन में कहीं ना कहीं बेटी को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा दबी हुई है। वैसे भी अजित पवार के अलग होने के बाद पूरी पार्टी की कमान सुप्रिया सुले के हाथों में है। यही कारण है कि न सिर्फ सीटों का बंटवारा बराबर का हुआ, बल्कि जिन सीटों पर पेच फंसा है उन सीटों पर आसानी से सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही है। और सीट बंटवारे का पेच महाअघाड़ी में इस कदर फंसा हुआ है कि समाजवादी पार्टी का सब्र अब जवाब देने लगा है। अखिलेश यादव से लेकर अबू आजमी तक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कह दिया कि राजनीति में त्याग नाम की कोई चीज नहीं होती। महाराष्ट्र का संदेश देश की राजनीति को बदलने वाला संदेश होगा। कल तक अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के जरिए महाराष्ट्र से एनडीए को उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब एसपी की साइकिल ही एमवीए की सड़क पर पंचर नजर आ रही है। ऐसे संकेत खुद अखिलेश यादव दे रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस ने यूपी चुनाव में भले ही त्याग कर दिया हो, लेकिन अखिलेश किसी मूड में नहीं दिख रहे हैं। एसपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की इच्छा वो खुद जाहिर कर चुके हैं। अखिलेश के इन अरमानों से नुकसान एमवीए को ही उठाना पड़ेगा। एसपी कम से कम 5 सीट पर अड़ी है। मांग पूरी न होने पर 25 सीटों पर लड़ेगी। एसपी का ज्यादा फोकस मुस्लिम बहुल सीटों पर है। साथ ही समाजवादी पार्टी बागियों को भी अपनी साइकिल पर लिफ्ट दे रही है। साथियों को मुस्लिम वोट के बंटने का नुकसान समझा रही है। अभी अगर जिसको टिकट नहीं मिला, कोई मजबूत आदमी होगा तो मैं उसको भी ले सकता हूँ। जब मुझे नहीं दिया जाए तो क्या करूँगा। अबू आजमी ने अपने बयान को आज सोशल मीडिया पर लिखकर दोहराया। कहा, एमवीए के जवाब का इंतजार है। हालांकि विपक्षी गठबंधन ने अब तक समाजवादी पार्टी की साइकिल को महाराष्ट्र के सियासी पार्किंग में जगह नहीं दी है। इस प्रकार से अगर कोई करता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। उद्धव गुट एसपी की नाराजगी मोल ले सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में एसपी को भाव न देना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि यूपी और महाराष्ट्र के सियासी तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो गाना तो आपने जरूर सुना होगा कि जाना था जापान पहुंच गए चीन। कांग्रेस के सचिन सावंत का भी यही हाल हुआ है। बांद्रा से टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने अंधेरी भेज दिया। अब कह रहे हैं कि मुझे बांद्रा से ही दो, अंधेरी से किसी और को लड़वाओ। टिकट के लिए गुहार लगाते और रोते हुए नेताजी तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये नेताजी टिकट मिलने के बाद उसे लौटाना चाहते हैं। ये सचिन सावंत है। कांग्रेस ने अंधेरी वेस्ट में इन पर दाव लगाया है, लेकिन यहाँ इनका मन ही नहीं लग रहा। वजह खुद नेताजी से सुन लीजिए। मैंने मांगा था जहाँ मैंने काम किया था बांद्रा पूर्व में, वही मुझे सीट मिलने की मेरी आकांक्षा थी। लेकिन अंधेरी पूर्व में, अंधेरी पश्चिम में मैंने मांगा भी नहीं था, लेकिन पार्टी ने ये जो निर्णय लिया था तो इसको मैं समझता हूँ कि मैं विनम्रता पूर्व उनको मैंने विनती की है कि मैं यहाँ से लड़ना नहीं चाहता, और उनके ऊपर पार्टी हाईकमांड के ऊपर ये निर्णय छोड़ा है। दरअसल सचिन सावंत की नजर बांद्रा ईस्ट सीट पर टिकी है, लेकिन महाअघाड़ी की सीट बंटवारे में ये सीट उद्धव की पार्टी को मिली है। मुंबई और विदर्भ रीजन की कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस दावा ठोक रही थी, लेकिन उद्धव बाजी मार गए। वैसे टेंशन सिर्फ महाविकास अघाड़ी में नहीं है, नवाब के दबाव में महायुति को भी उलझाए रखा है। नवाब मलिक जिद पर अड़ गए हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे ही। वैसे उनकी अपनी सीट पर पार्टी ने बेटी को टिकट दे दिया है।
बावजूद इसके नवाब मलिक ने दूसरी सीट से लड़ने का कर दिया है ऐलान। बीजेपी जिसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। फरवरी 2024 की ये तस्वीर है। तब नवाब मलिक शरद पवार की पार्टी में थे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया था। 17 महीने बाद इस साल अगस्त में नवाब मलिक जेल से बाहर आए तो राजनीतिक समीकरण बदल चुका था और वो एनडीए का हिस्सा हो गए। अब इसी एनडीए से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने रोड़ा अटकाया है। लेकिन नवाब कह रहे हैं कि चुनाव तो लड़ेंगे ही। बातचीत हुई है, राजनीतिक है, कुछ चीजें हैं, सब लोगों के सामने बोली नहीं जा सकती। लेकिन मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से हम चुनाव लड़ेंगे। कैसे चुनाव लड़ूंगा, किस सिंबल पे लड़ूंगा, किस पार्टी से लड़ूंगा, ये सारी चीजें 29 तारीख को स्पष्ट हो जाएगी। नवाब मलिक जिस अणुशक्ति नगर सीट से विधायक हैं, वहां से उनकी बेटी सना को पहले ही अजित पवार टिकट दे चुके हैं। नवाब मलिक मानखुर्द शिवाजी नगर सीट चाहते हैं, लेकिन बीजेपी खुलकर विरोध कर रही है। नवाब मलिक को हमारा विरोध तभी भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। दाऊद या दाऊद के परिवार से व्यवहार करने वाले का विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी। पिछले दिनों दिल्ली में अमित शाह के घर महायुति के नेताओं की जो बैठक हुई, उसमें भी नवाब मलिक की उम्मीदवारी का जिक्र हुआ था। उस बैठक में ही बीजेपी ने विरोध किया था। शरद पवार कह रहे हैं कि क्या दूसरे दलों का भी टिकट बीजेपी ही बांटेगी। नवाब के तेवर बागी है। कल शाम को अजित पवार ने उनसे मुलाकात की। बंद कमरे में क्या बात हुई ये बाहर नहीं आई। वैसे नवाब मलिक देवेंद्र फडणवीस के बारे में पहले क्या राय रखा करते थे, आज दर्शकों को इस बारे में भी जानना चाहिए। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे। नवंबर 2021 का ये बयान है। तब नवाब मलिक जेल में नहीं गए थे। बाद में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा, जिसके बाद ईडी ने अंदर किया। अभी जमानत पर बाहर है। नवाब मलिक पिछले कई हफ्तों से मानखुर्द इलाके में कैंपेन कर रहे हैं। नवाब मलिक पर डी कंपनी से कनेक्शन का आरोप है और जब नवाब मलिक को ईडी ने जमीन कब्जाने और डी कंपनी से लेन देन के आरोप में गिरफ्तार किया, तब वो उद्धव की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग को लेकर बाकायदा मुहिम चलाई थी। टेरर फंडिंग से लेकर भ्रष्टाचार तक के आरोप बीजेपी ने लगाए। डी कंपनी की मदद से करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप है। दाऊद की बहन से पैसों के लेन देन का आरोप ईडी ने लगाया। बीजेपी की शिकायत पर नवाब की संपत्तियां जब्त की गई। नवाब मलिक अणुशक्ति नगर सीट से विधायक हैं। 2009 और 2019 में यहां से वो जीते। इससे पहले नवाब मलिक 3 बार नेहरू नगर से विधायक रह चुके हैं। किसी जमाने में नवाब मलिक और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी दोस्त हुआ करते थे। दोनों ही सपा की राजनीति करते थे। नवाब पहली बार विधायक समाजवादी पार्टी से ही बने थे। अब वो मुस्लिम बहुल जिस मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं, उस सीट से अभी अबू आजमी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। 2019 में अबू आजमी को यहां पर 69,000 वोट मिले थे। शिवसेना दूसरे नंबर पर रही थी और उसे 43,000 वोट मिले थे। तब अबू आजमी 25,000 वोटों से चुनाव जीते थे। 3 बार से इस सीट पर अबू आजमी जीत हासिल कर रहे हैं। इस बार अभी महाविकास अघाड़ी ने समाजवादी पार्टी से सीटों का सस्पेंस खत्म नहीं किया है। अब अगर नवाब मलिक चुनाव लड़ने पर डटे रहते हैं तो फिर 2 पुराने दोस्त आपस में भिड़ेंगे और मुकाबला भी जबरदस्त होगा और सियासत भी जबरदस्त रहेगी। उधर धूप हो या बारिश, छाता दोनों ही मौसम में बहुत ज्यादा काम आता है। लेकिन मौसम चुनावी हो और आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो साथ में छाता आप जरूर रखें, क्योंकि ये छाता आपको टिकट भी दिलवा सकता है। सुबह तक समाजवादी पार्टी के नेता रहे फहाद अहमद को छाते की वजह से शरद पवार की पार्टी से टिकट मिल गया है। भाषण के शोर के बीच जनसभा में बारिश ने जोरदार एंट्री मारी। बारिश सुप्रिया सूले के संवाद में बाधा बनती, तभी एक युवक ने छाता थामा। खुद भीगता रहा, लेकिन पानी की एक बूंद सुप्रिया सूले तक नहीं पहुंचने दी। इस शख्स का नाम है फहाद अहमद। पहचान अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति और कुछ घंटों पहले समाजवादी पार्टी के नेता की थी। अब उन्हें छाता थामने का इनाम अणुशक्ति नगर से एनसीपी शरद से टिकट के तौर पर मिला है। फहाद अहमद के नाम का ऐलान होते ही वो कैमरे पर हाजिर हुए।
एनसीपी शरद गुट में शामिल होने पर कहा, रिश्ता वही, सोच नहीं। समाजवादी पार्टी और शरद पवार साहब की एनसीपी में दोनों पार्टियों की जो जड़ें हैं वो समाजवाद से जुड़ी हुई हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के और शरद पवार साहब जी के रिश्ते, अखिलेश यादव जी के सुप्रिया ताई से रिश्ते, से एक ही परिवार है। इस सीट पर फहाद के सामने महायुति से एनसीपी की उम्मीदवार सना मलिक हैं, जो कि मौजूदा विधायक नवाब मलिक की बेटी हैं। अब दो युवा चेहरों के बीच मुकाबला होगा, जो दिलचस्प रहने वाला है। महाराष्ट्र की सियासत से बाहर निकलते हुए आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां की राजनीति में आज एक बड़ी खबर सामने आई। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने नाराज नेताओं को मनाने का काम तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बाहुबली रहे शहाबुद्दीन की फैमिली की आज आरजेडी में वापसी कराई गई है। इस तस्वीर में तेजस्वी यादव ओसामा को टोपी पहना रहे हैं। लालू यादव ज्वाइनिंग वाली रसीद थमा रहे हैं। वैसे तो ओसामा और हिना शहाब बिहार की राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ओसामा एक जमाने में बिहार के सबसे बड़े डॉन रहे शहाबुद्दीन के बेटे हैं। वही शहाबुद्दीन जिनके सफेद दामन पर दर्जनों लोगों के खून के दाग लगे थे। 15 साल से ज्यादा जेल में बिताने के बाद कोरोना के वक्त तिहाड़ जेल में ही शहाबुद्दीन की मौत हो गई थी। शहाबुद्दीन सिवान के सांसद हुआ करते थे। सिवान में शहाबुद्दीन का ही सिक्का चलता था, लेकिन जेल जाने के बाद न सिर्फ रुतबा कम हुआ बल्कि राजनीतिक पकड़ भी ढीली हुई। शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी हिना शहाब को 3 बार लोकसभा चुनाव लड़वाया, लेकिन वो जीत नहीं पाई। शहाबुद्दीन की मौत के बाद आरजेडी ने परिवार से दूरी बना ली। शहाबुद्दीन परिवार ने भी खुद को आरजेडी से अलग कर लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिना निर्दलीय लड़ी, लेकिन फिर हार गई। जब से शहाबुद्दीन परिवार लालू परिवार से दूर हुआ, तब से इस इलाके में दोनों कमजोर हुए। राजनीति के जानकार मानते हैं कि सारण की सियासत में दोनों परिवार एक दूसरे की सियासी जरूरत है। और अब जब अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो तेजस्वी ने बिछड़ों को मिलाना शुरू कर दिया है। जो शहाबुद्दीन जी के, ओसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली। और जो उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट हों। हिना साहिब तो 15 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। ओसामा की अभी शुरुआत हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में आरजेडी ओसामा को चुनावी अखाड़े में उतार सकता है। शहाबुद्दीन की गिनती बिहार के बाहुबली नेताओं में होती थी। नीतीश कुमार जब 2005 में पहली बार सत्ता में आई, उसी वक्त शहाबुद्दीन सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी ने ही नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की बनाई। इस तस्वीर को गौर से देखें। बिहार में ये वो दौर था जब सिवान में शहाबुद्दीन समानांतर सरकार चलाता था। दर्जनों बंदूकधारियों से वो घिरा होता। शहाबुद्दीन 1995 में पहली बार निर्दलीय विधायक बना, 1996 में सांसद और फिर 1997 में जब वो लालू यादव की पार्टी में शामिल हुआ तो सत्ता और अपराध का ऐसा कॉकटेल बना जिसने सियासत की परिभाषा पूरी तरह से बदल कर रख दी। ये तो शहाबुद्दीन के सियासी सिक्के का एक पहलू था। एक दूसरा पहलू वो था जिसमें शहाबुद्दीन सीवान ही नहीं बल्कि बिहार के मुस्लिमों का नेता भी बन गया था। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17% है। राज्य में विधानसभा की 47 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इन 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक है। इन इलाकों में एक दौर ऐसा था जब शहाबुद्दीन वोट अलटने पलटने तक की ताकत रखता था, लेकिन शहाबुद्दीन के सियासी पतन की जब शुरुआत हुई तो मुसलमानों ने नया सियासी आशियाना तलाशना शुरू किया। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आरजेडी के जीते हुए 75 में से 8 विधायक मुस्लिम थे। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस को 4, माले को 1 सीट मिली थी। सबको चौंकाते हुए ओवैसी की एमआईएम की 5 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे। बिहार की सियासी जमीन पर एआईएमआईएम की मजबूती ने लालू परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया। अभी 2022 में तेजस्वी ने एमआईएम के 5 में से 4 विधायकों को तोड़कर अपने पाले में कर लिया। लोकसभा चुनाव में सीमांचल में आरजेडी गठबंधन को फायदा भी मिला, लेकिन शहाबुद्दीन परिवार की आरजेडी से दूरी ने सारण इलाके में आरजेडी और उसके गठबंधन का सूपड़ा साफ कर दिया था। एमआईएम के साथ ही बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर भी एक बड़े फैक्टर बन रहे हैं, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के बीच अच्छी पकड़ बनाई है।
वैसे प्रशांत किशोर फैक्टर सिर्फ आरजेडी की नींद नहीं उड़ा रहा, जेडीयू को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब आज की एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे आज जेडीयू में शामिल हुए। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने प्रणव पांडे को सदस्यता दिलाई। माना यह जा रहा है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने समाज के खास बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे तबके में जगह बनाई है, उसका साइड इफेक्ट पूरे जेडीयू पर दिखाई दे रहा है। अभी पिछले दिनों कोचिंग चलाने वाले खान सर की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई तो चर्चा होने लगी कि वो जेडीयू में शामिल होंगे। उनका तो नहीं पता, लेकिन ईशान किशन के पिता आज राजनीति के अखाड़े में जरूर उतर गए हैं। उत्तर से लेकर चलते हैं आपको दक्षिण। राजनीति में उतरे साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय ने आज पहली रैली की। रैली में इतनी भीड़ उमड़ी कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है। थलपति विजय तमिल फिल्मों का बड़ा नाम है और उन्होंने तमिलनाडु के विलुपुरम में अपनी पहली राजनीतिक रैली की है। विजय ने तमिलगा वेट्री कशगम यानी कि टीवी के नाम की नई पार्टी बनाई है। इस मौके पर विजय ने अपना पहला भाषण दिया और कहा कि राजनीति का मैदान सिनेमा का मैदान नहीं है, यहां हर रोज एक जंग का मैदान है। थलापति विजय देश के सबसे महंगी फीस लेने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। और अब आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको देते हैं। शिवसेना शिंदे गुट ने 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। बीजेपी नेताओं को अपने सिंबल पर बनाया है उम्मीदवार। बीजेपी नेता मुरजी पटेल को अंधेरी पूर्व से टिकट दिया गया है। बीजेपी नेताओं को अपने सिंबल पर चुनावी मैदान में शिंदे गुट की ओर से उतारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से सामने आ रही है। 20 उम्मीदवारों की यह दूसरी सूची जो इस वक्त एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कुडाल सीट से नीलेश नारायण राणे उम्मीदवार बनाए गए हैं। दिंडोशी से संजय निरुपम शिवसेना के उम्मीदवार बनाए गए हैं। वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा, जिनकी खबर पहले ही सामने आ चुकी थी, और ये आपको दिखाई दे रहा है वो लिस्ट जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई थी। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र। बड़ी खबर सामने आ रही है विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। कांग्रेस ने अंधेरी वेस्ट से प्रत्याशी बदल दिया है। अशोक जाधव को बनाया है अपना प्रत्याशी। आपको बताते चले, इसके पहले सचिन सावंत वहां से उम्मीदवार थे, लेकिन अब अपना प्रत्याशी बदल दिया है। आपको बता दें, कुछ देर पहले ही एबीपी न्यूज ने आपको जो खबर दिखाई थी, जाना था जापान पहुंच गए चीन, उसी खबर का ये एक्सटेंशन है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। अशोक जाधव को अपना प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। पहले सचिन सावंत को उम्मीदवार बनाया गया था। और अब बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव अब लेडीज वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई पर जा पहुंचा है। एक और अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का सपना देख रही कमला हैरिस ट्रंप को महिला विरोधी बता रही हैं, तो वहीं ट्रंप भी अपने ही अंदाज में कमला हैरिस के आरोपों का जवाब दे रहे हैं। I'm not here as a celebrity. I'm not here as a politician. कमला हैरिस, मिशेल ओबामा, बियॉन्से, ये वो महिलाएं हैं जो अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप से सीधी टक्कर ले रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल पहली बार चुनाव के प्रचार में आई और आते ही उन्होंने ट्रंप को महिला विरोधी बता दिया। Because a vote for him is a vote against us, against our health, against our worth. इतना कहते ही ओबामा की पत्नी भावुक हो गईं। फिर अगले ही पल उन्होंने ट्रंप को स्वार्थी करार दिया और कहा कि वो सत्ता में आने के बाद सिर्फ अपना फायदा देखेंगे। You don't make 6 or 8 or 12 figures if you're not famous. If you criticize or disagree with him in any way, if he doesn't view you as his equal or relevant to his ambitions, I promise you he will not think about you when he gets into the Oval Office. बयान देते वक्त मिशेल ओबामा का पूरा फोकस महिलाओं पर था, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त कमला हैरिस के लिए महिलाएं ही सबसे बड़ा वोट बैंक हैं। अमेरिका में करीब 8.5 करोड़ रजिस्टर्ड महिला वोटर्स हैं। माना जा रहा है कि यही वोटर्स कमला हैरिस के लिए जीत की चाबी साबित होंगी और इसीलिए ट्रंप के विरोधी लेडीज वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप का माहौल बना रहे हैं। बड़े बड़े स्टार्स भी कमला हैरिस के साथ हैं। मशहूर अमेरिकन सिंगर बियॉन्से ने उनके लिए प्रचार किया। I'm not here as a celebrity. I'm not here as a politician. I'm here as a mother. एक सेलिब्रिटी की तरफ से ऐसे भावुक चुनावी कैंपेन के बाद ट्रंप बैकफुट पर थे, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने वापसी की और बियॉन्से के चुनावी भाषण को वोटर से किया गया
धोखा बता दिया। They got Beyonce. So Beyonce went up, spoke for a couple of minutes, and then left, and the place went crazy. They booed the hell out of everybody. They thought she was going to perform. Now, I would have no interest in that, but अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं। उससे पहले दोनों पार्टियां नेक टू नेक लड़ाई लड़ रही हैं। बाकी स्टेट्स में तो जनादेश साफ समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां लड़ाई फंसी हुई है। इन्हें स्विंग स्टेट्स कहते हैं, यानी वो स्टेट जहां वोटर अंतिम समय तक क्लियर फैसला नहीं ले पाते और उनका पलड़ा अंत में किसी भी उम्मीदवार की ओर झुक सकता है। ये स्टेट हैं पेंसिल्वेनिया, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, जॉर्जिया। फिलहाल अमेरिका की पूरी लड़ाई इन्हीं 7 स्विंग स्टेट्स के इर्द गिर्द घूम रही है। कहा जा रहा है कि जिस पार्टी ने स्विंग स्टेट से लीड ले ली, समझिए वो अमेरिका का चुनाव जीत गया। और अब बात करेंगे युद्ध की। इजराइल के हमले में ईरान के 4 सैनिक मारे गए हैं। उनकी मौत के बाद ईरान की ओर से इजराइल को भी चेतावनी दी गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जल्द ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। इजराइल के ऐसे 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के हमले के बाद ईरान ने अपने 4 सैनिक गंवा दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। जंग की पृष्ठभूमि में ऐसे सवालों के जवाब कैमरे के आगे नहीं दिए जाते। दी जाती है तो बस चेतावनी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने भी यही किया। अलग अलग लड़ाइयों में मारे गए ईरान के पुलिस वाले और सैनिकों के परिवारों के आगे जब खामनेई आए, तब उन्होंने इजराइल के हमले का जिक्र करते हुए ईरान की ताकत का बखान किया। वो ईरान हमारे युवा और हमारे लोगों को नहीं जानते। ईरान की ताकत, क्षमता और इच्छा शक्ति की सराहना करना अभी बाकी है। हमें उन्हें अपनी ताकत को समझाना होगा। इसके बाद खामनेई ने इजराइल के हमले पर भी बात की। खामनेई मानते हैं कि इजराइल अपने हमले को बढ़ा चढ़ाकर जरूर बता रहा है, लेकिन उसका हमला इतना छोटा भी नहीं। हालांकि कोशिश यही जताने की थी कि यहाँ सब कुछ सामान्य है। जाहिर है वो इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। उनकी अतिशयोक्ति गलत है, लेकिन ध्यान दें कि इसे कम करके आंकना भी गलत है। ये कहना गलत है कि ये मामूली था। मतलब साफ है, ईरान ने इजराइल के हमले को नोट कर लिया है। अब जैसा उसका नेचर है, उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि बहुत जल्द मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा हमला होने वाला है। इधर इजराइल के पीएम छाती चौड़ी करके चल रहे हैं। ईरान के 4 सैनिक मारने के बाद वो कहते हैं कि उन्हें जो नुकसान पहुंचाएगा वो उसको छोड़ेंगे नहीं। जो कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे, और यही वो सिद्धांत है जिसे आज तक हमने फॉलो किया है। खबरें हैं कि इजराइल के इस रवैये से अमेरिका थोड़ा असहज है। वो चाहता है इजराइल ऐसे खुले तौर पर किसी पर हमला ना करे, क्योंकि उसके ऐसा करने से जंग और भीषण होती जाएगी। लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका है। देखना बस ये है ईरान कब और कितना बड़ा बदला लेता है। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से देते हैं। दिल्ली में मोबाइल जैमर के जरिए किसी इलाके में मोबाइल सिग्नल ही ठप हो जाना सुरक्षा के नजरिए से कितनी खतरनाक स्थिति हो सकती है। दिल्ली के पालिका बाजार में ऐसे ही मोबाइल जैमर मिले हैं, जिसके बाद देश की राजधानी की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए। दिल्ली में हमेशा भीड़ से भरे रहने वाले पालिका बाजार की एक दुकान से इन मोबाइल जैमर की बरामदगी के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। दिल्ली के पालिका बाजार के अंदर एक दुकान से 2 चाइनीज मोबाइल जैमर मिलने से पुलिस भी हैरान और परेशान है, क्योंकि जिस दुकानदार से ये चाइनीज मोबाइल जैमर मिले हैं उसके पास किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं था। पुलिस के मुताबिक इस तरीके के जैमर्स को रखने के लिए बाकायदा सरकार की तरफ से गाइडलाइंस बनी हुई है। जिस दुकान से जैमर बरामद हुआ उसे सील करके दुकान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने बताया है कि दिल्ली के लाजपत राय मार्केट से उसने 25,000 रुपयों में ये जैमर खरीदा था और इसे ज्यादा कीमत पर बेचना चाहता था। इस जैमर के जरिए 50 मीटर के इलाके में मोबाइल सिग्नल जाम किया जा सकता है। इसको लेकर बड़े सख्त नॉर्म्स हैं और कैबिनेट सेक्रेटरीट का नोट है कि भारत में कोई भी प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट संस्था इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसका इस्तेमाल सरकारी संस्थाओं और इवन लॉ एनफोर्समेंट के लिए भी कम्प्लीटली लाइसेंस्ड है। भारत में सिर्फ 2
PSUs को ही इसको मैन्युफैक्चर करने या डिस्ट्रीब्यूट करने का लाइसेंस दिया। दिल्ली पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी इसे आगे किसे बेचने की तैयारी में था और जिसने उसे ये जैमर दिए, क्या उसके पास ऐसे प्रतिबंधित जैमर बेचने का लाइसेंस था या नहीं। क्योंकि ऐसे मोबाइल जैमर देश की राजधानी के अंदर पहुंच सकते हैं, तो उन्हें गलत हाथों में देकर राजधानी दिल्ली की सुरक्षा में आसानी से सेंध भी लगाई जा सकती है। और अब बात दो राज्यों के बीच चालान को लेकर छिड़ी जंग की करेंगे। राजस्थान की बस में हरियाणा पुलिस की महिला सिपाही और कंडक्टर के बीच किराए को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दोनों राज्य में अब एक दूसरे की रोडवेज बसों के चालान काटने की होड़ से लग गई है। विवाद की शुरुआत राजस्थान रोडवेज के कंडक्टर और हरियाणा पुलिस की एक महिला कांस्टेबल के बीच किराए को लेकर हुई। बस में सफर कर रही महिला कांस्टेबल से कंडक्टर ने 50 रुपए किराया मांगा, तो महिला सिपाही ने किराया देने से इनकार कर दिया। यात्रा करनी है तो किराया दो, वरना यात्रा करनी है क्या करना है? यात्रा करनी है हाँ। 50 रुपए दो। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? जबरदस्ती है? नहीं क्यों चलेगा? स्टाफ चलता है। नहीं 50 रुपए लगेंगे। एक सिपाही और बस कंडक्टर के बीच 50 रुपए किराए के लिए हुआ यह विवाद इतना बड़ा हो गया कि हरियाणा और राजस्थान की ट्रैफिक पुलिस आमने सामने आ गई हैं और एक दूसरे की बसों का चालान काटना शुरू कर दिया है। अपनी महिला सिपाही से हुए इस विवाद से नाराज हरियाणा पुलिस ने राजस्थान की करीब 90 रोडवेज बसों का चालान काटा है, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने भी हरियाणा की 26 बसों का चालान काटकर जवाबी कार्रवाई कर दी है। लेकिन चालान काटने के इस घमासान में ना तो राजस्थान को आम जनता की फिक्र है जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, और ना ही हरियाणा की फिक्र। और जनहित में चलते चलते आज का मंत्र, अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आती, उन्हें पढ़ना पड़ता है। इसी के साथ जनहित में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, जो आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।